बालाएं कहाँ किस बात में पीछे है भारत की ये बालाएं, ये पगडंडी है मंजिल की इसे क्यों छोड़ देते हैं। बहुत बढ़िया। ये पगडंडी है मंजिल की इसे क्यों छोड़ देते हैं। और देखिए बेटी, 4 पंक्तियों में मैं बताती हूँ बेटी अपनी माँ से या बेटी क्या गुजारिश करती है, या वो अभिशाप है वो लोग जो बेटी को जन्म से पहले या जन्म के बाद मार देते हैं, उनके लिए 4 पंक्तियां हैं। सहारा दे नहीं सकते तो दुनिया में क्यों लाते हो, सहारा दे नहीं सकते तो दुनिया में क्यों लाते हो, छीन के हक मेरा मुझसे क्यों मुझको मिटाते हो। कई अरमान पलते हैं मेरे मासूम से दिल में, कई अरमान पलते हैं मेरे मासूम से दिल में, मेरी खुशियों की अर्थी पर क्यों उनको जलाते हो, मेरी खुशियों की अर्थी पर क्यों उनको जलाते हो। तो अभी आपने इतना सुंदर सा हमें रचना आपने सुनाई, तो मुझे इसी से एक प्रश्न निकल कर आया रेणु जी कि कन्या भ्रूण हत्या और दहेज प्रथा हमारे यहाँ पर हमारे समाज में प्राचीन काल से चली आ रही है, और अब हम ये दम भरते हैं कि दहेज प्रथा खत्म हो गई है, कन्या भ्रूण हत्या खत्म हुई है, क्या मानती हैं? मैं जब बहुत छोटी थी तब मैंने ऐसे बहुत से उदाहरण देखे हैं। मम्मी टीचर थी तो मतलब मम्मी स्टोरी बताती थी आकर घर पे कि इतनी बुरी तरह से प्रताड़ित किया जाता है दहेज के लिए बेटियों को। एक मैं घटना बताती हूँ कि एक गांव की मम्मी जो स्टूडेंट जिसको पढ़ाती थी उसकी शादी हुई है गांव में, तो दहेज उनकी परिस्थिति ऐसी थी कि वो दहेज नहीं दे पाए, तो उसको दोपहर की तेज धूप में सुबह से उसको बांध के और छत के ऊपर उसको छत पर उसको छोड़ दिया जाता था, और पूरे दिन उसको बांध के ना खाना देते थे ना पानी, और इसी तरह से 15 दिन उसको बांध के रखा गया और ना खाना पानी कुछ नहीं, बहुत प्रताड़ना दी, और आखिर में 15वें दिन उसकी मौत हो गई। तो मम्मी, हम 4 बहनें हैं, तो मम्मी अंदर से बहुत सहमी और डरी हुई रहती थी कि अगर मेरी 4 बेटियों में से किसी के भी साथ इस तरह से हुआ तो मैं क्या करूंगी। तो मतलब इस तरह से उस समय भी ये चलता था, उस समय भी दहेज प्रथा का चलता था, और आज भी। और ये कन्या भ्रूण हत्या दहेज प्रथा की वजह से ही कन्या भ्रूण हत्या का उद्गम हुआ है, क्योंकि लोग माता पिता सोचते हैं कि हमको इतना इनकी शादियों में इतना खर्च करना पड़ेगा, क्या पता हम इनको दे सकेंगे कि नहीं, क्या पता इनको अच्छा ससुराल मिलेगा या नहीं, क्या पता इनको दहेज के लिए मार दिया जाएगा, तो क्यों हम इतना बड़े होके कोई मारे, उससे अच्छा हम पहले इनको खत्म कर दें ताकि दहेज प्रथा जैसा अभिशाप रहे ही नहीं। तो वो उन्होंने उस सोच की वजह से कन्या भ्रूण हत्या ये की तादाद बढ़ने लगी है हमारे इंडिया में। तो आप मानती हैं कि अभी मतलब खत्म नहीं हुई है और ये चलता जा रहा है? आए दिन न्यूज मिलती है, आए दिन न्यूज पढ़ने को मिलती है कि कूड़े के ढेर पर कन्या भ्रूण मिला, कहीं नालियों में, कहीं जंगलों में छोड़ के आ जाते हैं, कहीं तो एक कुत्ते ने नोच लिया पूरे छोटे से कन्या भ्रूण को। मतलब ये सब सुन के दिल इतना दहल जाता है, इतना दर्द से भर जाता है कि क्यों, काश ऐसा क्यों, एक नारी ही नारी की दुश्मन क्यों है, एक माँ ही बेटी को क्यों मिटाना चाहती है, चाहे पूरा समाज विरोध करे। मैं अभी सोच रही थी कि आपको महादेवी वर्मा पुरस्कार मिला। जितना मैंने साहित्य पढ़ा है, महादेवी वर्मा की कविता में नीर भरी दुख की बदरी, विस्तृत नभ का कोई कोना, मेरा न कभी अपना होना, मतलब उन्होंने हमेशा अपने आप को एकाकी महसूस किया। तो क्या आपकी कविताओं में भी ऐसा कुछ है? मेरा भी मतलब लिखने का अंदाज वही है कि दर्द कविता रचता है। मतलब अंदर से जब दर्द उठता है, योगी होगा पहला कवि आह से उपजा, अंदर से जब दर्द उठता है तभी हम कविता रच सकते हैं। और मैं अक्सर कविताएं जब लिखती हूँ, मैं कभी भी बैठ के कविताएं नहीं लिखती, अकेली होती हूँ, घर के काम करते करते मैं कागज और पेन हर समय मेरे साथ रहता है, और जैसा जैसा मैं अनुभव करती हूँ, एहसास करती हूँ, वो मैं कागज पे उतारती रहती हूँ। और मुझे जब मैं उसको पढ़ती हूँ या किसी को सुनाती हूँ तो मैं खुद भी विश्वास नहीं कर पाती हूँ कि मैंने ये लिखा है। क्या मुझे लगता है पता नहीं कैसे किससे लिखा गया है ये। तो दर्द ही कविता रचता है। जी। तो
देखा दर्शकों, देखा आपने कि हमारे साथ जो हमारे दो मेहमान बैठे हैं, रेणु जी और बीना जी, दोनों ने आपको बहुत आपकी जो नॉलेज है, आपकी जानकारी बढ़ाई है और आपको साहित्य ही नहीं बल्कि हमें सामाजिक सरोकारों से भी हमें जोड़ा है और किस तरह से उन्होंने अपनी साहित्य के माध्यम से हम किस तरह से जागरूक कर सकते हैं, साहित्य की विधाओं के माध्यम से हम सबको जागरूक कर सकते हैं, ऐसी बात हमें बताई। साथ ही बीना जी ने बताया कि महिलाओं को साहित्य के साथ साथ शिक्षित और अपने अधिकारों के प्रति कितना सचेत होना है, जागरूक होना है और कैसे उन्हें किसी भी प्रकार का जो दर्द है उसको सहन नहीं करना है, किसी प्रकार की पीड़ा को नहीं सहन करना है, खुलकर आगे आना है। और ये साहित्य ही है जो हमें प्रेरणा देता है कि हमें निरंतर आगे बढ़ता रहना चाहिए, हमें निरंतर हुंकार करनी चाहिए। मैं कहूँ कि नारी जो है सारी श्रृंखलाएं तोड़कर, सारे बंधन तोड़कर आगे बढ़े और निरंतर अपनी उन्नति का मार्ग प्रशस्त स्वयं करे, क्योंकि जब तक वो स्वयं आगे नहीं बढ़ेगी तब तक उसको कोई भी सहारा देने वाला नहीं है। तो साहित्य ही समाज का दर्पण है और साहित्य ही महिलाओं को योगदान दे रहा है उत्थान के लिए। इसी के साथ हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप दोनों हमारे स्टूडियो में आए, बीना जी और रेणु जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नॉर्मल बातचीत।